हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चलिए ब्लड के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, थ्रोम्बोसिस। देखो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि मैंने इस थ्रोम्बोसिस वाले वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और उससे एसोसिएटेड कुछ जो डिसऑर्डर्स है वो भी हमने यहाँ पे साथ में ही डिस्कस किए हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए ये, तो इसको ज़रूर पूरा देखो आप, ठीक है। और ये वीडियो देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो हमने ब्लड क्लॉटिंग वाले वीडियो जो है ना, स्पेशली क्लॉटिंग का सेकंड पार्ट और इवन फर्स्ट पार्ट और प्लेटिलेट्स का एक्टिवेशन वाला जो वीडियो है, एक वीडियो जिसमें हमने प्लेटिलेट्स की प्रॉपर्टीज़ और प्लेटिलेट्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखो। उसके बाद ये वीडियो देखो, आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग थ्रोम्बोसिस की बात करते हैं। देखो हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात की। ब्लड क्लॉटिंग में हमने क्या कहा कि जब भी इंजरी या ट्रॉमा होता है तब ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। लेकिन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट हो रहा है। अब जैसे ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको ये वेसल कहीं पे भी इंजर्ड नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी इस ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो आप, इस क्लॉट को कहा जाता है थ्रोम्बस। ये पूरा एक थ्रोम्बस है। अब ये थ्रोम्बस यानी कि इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। इंट्रावेस्कुलर मतलब क्या हो गया? इंट्रा मतलब इनसाइड और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो गया है, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल। ये ब्लड क्लॉट है। इस ब्लड क्लॉट को कहा जाता है थ्रोम्बस। दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस क्या दिक्कत दे रहा है? ये दिक्कत ये दे रहा है कि जो ब्लड फ्लो का जो स्पेस है उसको ये खत्म कर गया ना, एंक्रोचमेंट कर दिया है। तो जो ब्लड जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई। तो ये रहता है थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन के यानी थ्रोम्बोसिस के क्या क्या रीजंस हैं, फिर देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने यहीं पे एक साथ में आपको शॉर्ट में सब बता दूंगा। थ्रोम्बोसिस के कॉजेज देखते हैं हम लोग, क्या क्या कारण है। तो देखो सबसे पहला कारण है ब्लड वेसल को इंजरी होना। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कोई एक्सटर्नल इंजरी की हम बात ही नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल इंजरी की बात ही नहीं कर रहे। आप तो इसको ऐसे समझो कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई इंजरी, ठीक है। या फिर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आया जिसकी वजह से हुई इंजरी, और इंजरी होगी, इन्फ्लेमेशन हुआ तो एंडोथेलियम डैमेज हुआ। एंडोथेलियम मतलब ब्लड वेसल का जो एपिथेलियम है अंदर का, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। तो एंडोथेलियम जैसे ही डैमेज हुआ तो हमने देखा था क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कि एंडोथेलियम डैमेज होने के बाद में कोलेजन होता है एक्सपोज, और जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होगा यहाँ पर प्लेटिलेट्स का सबसे पहले एडियरेंस होगा, फिर प्लेटिलेट्स एक्टिवेट होंगे और फिर प्लेटिलेट्स एग्रीगेट होंगे और पूरा का पूरा क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग हो गई केवल ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से। या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन भी नहीं हुई, इंजरी भी नहीं हुई, केवल और केवल एंडोथेलियम की जो लाइनिंग है वो रफ हो गई। जो एंडोथेलियम है जो है ना, जैसे ये आप ये देखो यहाँ पर ये एंडोथेलियम है। एंडोथेलियम मतलब उसके अंदर की एपिथेलियम। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? बेसिकली आपकी ब्लड वेसल में जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक फॉर्मेशन होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल प्लाक बोलते हैं इसको। अब ये कोलेस्ट्रॉल प्लाक यहाँ पे जमा हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल प्लाक के जमा होने की वजह से ये सरफेस कैसा हो गया? रफ। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कशन किया इस बारे में क्लॉटिंग वाले चैप्टर में कि नॉर्मली क्या होता है, प्लेटिलेट्स जो होते हैं ये प्लेटिलेट्स कभी भी एंडोथेलियम पे अटैच नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एंडोथेलियम काफ़ी स्मूथ रहती है, लेकिन यही एंडोथेलियम रफनेस अगर शो करेगी तो ये प्लेटिलेट्स जाकर यहाँ पर इजीली अडियर हो सकते हैं। तो एंडोथेलियम के रफनेस की वजह से प्लेटिलेट्स जाकर यहाँ पर अडियर हो जाएंगे। प्लेटिलेट्स यहाँ पर धीरे धीरे अडियर होना शुरू होंगे। ये देखो आप, यहाँ पर ये इनिशियल एथेरोमेटस प्लाक का फॉर्मेशन हुआ और किसी रीज़न से ये प्लाक हल्का सा यहाँ से टूट गया। जैसे ये प्लाक यहाँ से टूटा, आप ये देखो पूरा का पूरा सरफेस कैसा हो गया? रफ हो गया। ये है ना, कोई भी चीज़ जब ब्रोकन होती है तो रफ हो जाती है। ये रफ हो गया सरफेस पूरा। जैसे ये सरफेस रफ होगा, अब धीरे धीरे प्लेटिलेट्स आकर यहाँ पर अडियर होने लगेंगे। प्लेटिलेट्स अडियर होंगे तो प्लेटिलेट्स बाद में एक्टिवेट होंगे तो प्लेटिलेट्स का वापस एग्रीगेशन होगा, और एग्रीगेशन होते होते एक ब्लड क्लॉट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखें, जो ब्लड सप्लाई यहाँ से फिर फर्दर डिवाइड होने वाली थी, तो इस वाले पोर्शन में अब ब्लड पहुँचना बंद हो जाएगा। तो ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया एक रफ एंडोथेलियम की वजह से। ये इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। समझो इंजरी इतनी माइनर थी कि एंडोथेलियम डैमेज नहीं हो के एंडोथेलियम केवल रफ होकर रह गया,
या इन्फेक्शन की वजह से ये रफनेस आ सकती है। तीसरा है स्लगिशनेस ऑफ ब्लड फ्लो। स्लगिशनेस मतलब धीमा हो जाना। तो नॉर्मली जो अपना ब्लड फ्लो रहता है ना बॉडी का, अगर वो धीमा पड़ जाए तो उस धीमा पड़ने की वजह से प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने का मौका मिल जाता है ना। धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है तो प्लेटलेट्स धीरे धीरे एग्रीगेट होने लगते हैं, और जब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक और रीज़न है स्लगिशनेस ऑफ ब्लड फ्लो। अब स्लगिशनेस का मतलब क्या, स्लगिशनेस किस किस केस में हो सकता है? एक केस हो सकता है कि कार्डियक एक्शन, यानी आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो कम हो गया हो। जैसे आप देखिए हार्ट फेलियर के केसेस देखिए आप। हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या होता है, हार्ट जो है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो ब्लड धीरे 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 मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड कार्डियक एक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है हाइपोटेंशन, या हाइपोटेंशन है रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर की वजह से। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ये कम ब्लड प्रेशर धीमे मूव करता है, ये रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है लो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है। तो जब मेटाबॉलिक रेट ही कम है, यानी आपके टिश्यूज़ को जितना ब्लड चाहिए है ना, जितना ऑक्सीजन जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो ब्लड का फ्लो धीमे हो जाता है। या फिर इमोबिलिटी ऑफ लिम्स। इमोबिलिटी ऑफ लिम्स मतलब समझो किसी रीज़न से पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा जिसे हम कहते हैं। जैसे ये पोर्शन देखो आप, ये हाफ ऑफ द पोर्शन इसका पैरालाइज्ड है, मतलब कि ये पूरा एरियाज में मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जब लिम्स में मोबिलिटी नहीं होती तो ब्लड बहुत ही धीरे धीरे वहाँ पे मूव करता है। ये जो ब्लड का मूवमेंट होता है ना दोस्तों, ये ब्लड का मूवमेंट ब्लड का जो वेसल्स में मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट आपकी बॉडी मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन है ना। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बीमारी की वजह से बेड से उठ नहीं पाते, मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे ही रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ब्लड का जो है स्लगिशनेस होता है। इसलिए कहा जाता है कि वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। हम ये नहीं कहते कि आप रोज़ जिम जाओ, जिम जाने का हम कह नहीं रहे, हम क्या कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करते रहो रेगुलरली, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या आपका हर एक बॉडी पार्ट का एक रेगुलर मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहता है। क्योंकि स्लगिशनेस अगर होगा ब्लड फ्लो में तो इट माइट लीड टू थ्रोम्बोसिस। चौथा रीज़न है एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेट हो गए। एग्लूटिनेट का मतलब हमने प्लेटलेट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। एग्लूटिनेट्स का मतलब होता है क्लम्पिंग हो जाना। क्लम्पिंग हो जाना, वहाँ आकर क्लम्प हो गए, ठीक है, और एक यहाँ पर ग्रुप बना लिया, इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और उसके बाद इनकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये क्लम्प हो चुके हैं यहाँ पे ना, ये उस क्लम्पिंग की वजह से अब ये यहाँ पर अटक गए हैं सारे के सारे। अब इस क्लम्पिंग की वजह से पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर जो है प्लेटलेट का जो एग्रीगेट होने लगेंगे, और प्लेटलेट से एग्रीगेट होकर फिर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी की वजह से भी, इस मास फॉर्मेशन की वजह से भी ऐसा हो गया। और एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी के रीजंस क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है फॉरेन एंटीजन। अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आ गया तो इट कैन लीड टू एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। और इसमें सबसे कॉमन चीज़ है अगर, तो वह है ब्लड ग्रुप का मिसमैच। हम लोग पढ़ते ना कि किसी का ब्लड ग्रुप था ए और हमने उसको ब्लड ग्रुप बी दे दिया। तो जब आपने उसको ब्लड ग्रुप बी दिया, यानी आप बेसिकली एक फॉरेन एंटीजन उसकी बॉडी में डाल चुके हैं। अब उस फॉरेन एंटीजन की वजह से यहाँ पर हीमोलाइसिस होगा, और हीमोलाइसिस होकर आरबीसीज का एग्लूटिनेशन हो जाएगा, और ये आरबीसीज की यहाँ पे एक मास फॉर्मेशन कर देंगे। या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब आपके ब्लड में पहुँचते हैं तो वो भी आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर सकते हैं, और इस एग्लूटिनेशन से फर्दर एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। पांचवा टाइप होता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक थ्रोम्बोसिस। ये बेसिकली कुछ टॉक्सिन्स, कुछ जहर, पॉइजन की वजह से होता है, जिसमें बेसिकली स्नेक वेनम या जो सांप का जहर होता है, या फिर कुछ फंगस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस रहते हैं। तो कुछ केमिकल पॉइजन्स जैसे आर्सेनिक के कंपाउंड्स, मर्क्यूरी ले लो, पॉइजनस मशरूम्स ले लो, या स्नेक वेनम ले लो, ये सांप के जहर, ये सब चीज़ें, ये सब टॉक्सिन्स की वजह से कई बार डायरेक्ट थ्रोम्बोसिस हो सकता है ब्लड के अंदर। तो ये थ्रोम्बोसिस के रीजंस हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने, आप सब लोगों ने एक बहुत बड़ा पेंडेमिक देखा था, वो था कोविड के बाद में आपने अगर कहीं पेपर वगैरह में पढ़ा हो कि कोविड के बाद में बहुत से लोगों को इंटरनल ब्लड क्लॉट्स की शिकायत हुई, है ना। बहुत से लोगों को जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, कोविड के बाद में उनके वेसल्स में ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगा। उसका रीज़न यही है कि जो सार्स कोविड वायरस है, ये जो कोविड वायरस है, ये कोविड वायरस कहीं ना कहीं अंदर लीड्स टू एंडोथीलियल डैमेज। तो जब एंडोथीलियल डैमेज कॉज करता है ये सार्स, सीओवी, देखो सीओवी
कोविड वायरस है ये, COV का फुल फॉर्म होता है कोविड वायरस। तो ये कोविड वायरस लीड्स टू इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए कोविड के काफ़ी केसेस में इंटरनल ब्लड क्लॉट्स का जैसा कॉम्प्लिकेशन देखा गया है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता था। चलिए, ये थे थ्रोम्बोसिस के कॉजेज। अब थ्रोम्बोसिस की वजह से दिक्कत क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बस की, यानी एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो यहाँ पर जमा हो गया। ये देखो आप यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, एथेरोमेटस प्लाक है ये, और इस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से प्लेटलेट्स यहाँ पर एग्रीगेट हो गए, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए, यहाँ पे फिब्रिन ने अपना पूरा एक नेटवर्क बना दिया और ब्लड क्लॉट हो गया। इसको आप कहते हो थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस की वजह से दिक्कत क्या होगी, तो इसकी वजह से यही दिक्कत होने वाली है कि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड के फ्लो में आएगा ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये इस केस में थ्रोम्बस इतना बड़ा है कि बहुत ही कम ब्लड आगे किसी ऑर्गन तक पहुंच पाएगा। जैसे समझो अब ये जो आर्टरी है, ये समझो कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ब्लड देती है, मायोकार्डियम जिसे आप कहते हो, मायोकार्डियम को ब्लड देने वाली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ऐसा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो हार्ट की मसल्स है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता, तो दैट लीड्स टू डेंजर। वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो थ्रोम्बस ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करता है। ये जो सॉलिड मास बना है यहाँ पर, जिसमें प्लेटलेट्स है, आरबीसीज है, क्लॉट है, जो ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको हम लोग थ्रोम्बस नाम दे रहे हैं ना, ब्लड क्लॉट, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आरबीसीज का एग्लूटिनेशन की वजह से थ्रोम्बस बनता है तो उस पर्टिकुलर थ्रोम्बस को कहा जाता है एग्लूटिनेटिव थ्रोम्बस। ये एक अलग से आपको थोड़ा सा देखना है, एग्लूटिनेटिव थ्रोम्बस जो आरबीसीज के एग्लूटिनेशन के बाद बना। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बस से भी खतरनाक एक कंडीशन जिसको कहा जाता है एम्बोलस। तो पहले आप एम्बोलस का मतलब समझें। आप यहाँ देखो, इस कंडीशन को देखो आप, यहाँ पर एक क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर हुआ एक क्लॉट फॉर्मेशन। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसी थ्रोम्बस का एक पार्ट सेपरेट हो गया, थ्रोम्बस का एक पार्ट यहाँ से डिटैच हो गया, टूट गया, और अब ये ब्लड फ्लो ब्लड के साथ मूव कर रहा है। तो ये जो मूविंग थ्रोम्बस है इसको नाम दिया गया है एम्बोलस। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं थ्रोम्बस, तो ये थ्रोम्बस वर्ड स्टेशनरी रहता है, फिक्स्ड है अपनी जगह पे, लेकिन ये एम्बोलस फिक्स नहीं है, और ये मूव कर रहा है। अब ये मूव करता करता अगर आपके सेरेब्रम को जाने वाली वेसल्स को ब्लॉक करेगा तो ये वहाँ दिक्कत देगा, हार्ट को ब्लॉक करेगा तो ये वहाँ दिक्कत देगा, किडनी को ब्लॉक करेगा तो किडनी फेलियर होगा। तो ये एम्बोलस यानी जो मूविंग ब्लड क्लॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको, अगर मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ, आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वॉल्व्स है। देखो, आपने पढ़ा होगा ना कि जो आर्टरीज होती है और वेन्स होती है, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, जबकि वेन में वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। इन वॉल्व्स की वजह से ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरह से आप वेसल के डायग्राम्स देख के बता सकते हो कि ये कोई वेन है या आर्टरी है। इस तरह के वॉल्व्स आपको आर्टरी में देखने को नहीं मिलते। तो ये जस्ट एक डायग्राम में मुझे दिखा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो एम्बुलेंस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो पूरा का पूरा थ्रोम्बस डिटैच हो जाए या फिर थ्रोम्बस का कोई पार्ट डिटैच हो गया और अब वो ब्लड में मूव कर रहा है और आगे जाके वो किसी भी ब्लड वेसल को जो है ब्लॉक कर सकता है। इससे क्या होगा, वही जो थ्रोम्बस से होता है कि ब्लड फ्लो किसी भी ऑर्गन का अरेस्ट हो जाएगा या फिर किसी भी रीजन में, जैसे कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल है जो आगे पूरे रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है तो वहाँ वो पूरे के पूरे रीजन को जो है ब्लॉक कर सकता है। अब ये जो एम्बोलिज्म है, अगर आप समझो कि इस तरह का ब्लड क्लॉट एम्बोलस मूव करते करते लंग्स में पहुंच गया तो कंडीशन कहलाई जाएगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यही एम्बोलिज्म अगर सेरेब्रम में होता है, ब्रेन में होता है, तो उसको आप कहते हो सेरेब्रल एम्बोलिज्म, या फिर हार्ट में होगा तो वर्ड यूज़ करोगे कोरोनरी एम्बोलिज्म। ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। पल्मोनरी लंग्स के लिए वर्ड यूज़ होता है, सेरेब्रल आपको पता ही है सेरेब्रम, और कोरोनरी वर्ड हार्ट के लिए यूज़ होता है। तो जिस ऑर्गन की आप बात कर रहे हो उस हिसाब से कंडीशन का नाम रखा जाता है। अब यहाँ से देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये नहीं सोचें कि आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम का नहीं है। ये इस्चीमिया वर्ड, इन्फेक्शन वर्ड, ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, चाहे डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन कभी आपने नहीं देखा हो, लेकिन वर्ड्स क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो मैं यहीं पे इनको क्लियर कर दूँ। हम ये सब चीज़ें हार्ट वाले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हार्ट अटैक के रीजन्स यही रहते हैं, इस्चीमिया। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ थ्रोम्बिया में एक सबसे पहली बात करेंगे हम इस्चीमिया की। वर्ड का मतलब समझें, इस्चीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। अगर किसी भी टिश्यू को, किसी रीजन को, किसी ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो रिड्यूस्ड हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए,
तो उस कंडीशन को कहते हैं हम इस्चीमिया। अब जब इस्चीमिया होगा तो जिस टिश्यू को ब्लड पहुंचना होता है वो इनसफिशिएंट पहुंचता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया आपको पता ही होगा, रिड्यूस्ड O2 अवेलेबिलिटी। जब आपकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो हम उसे वो टर्म यूज़ करते हैं हाइपोक्सिया। तो ब्लड ही कम पहुंच रहा है, तो जब ब्लड कम पहुंच रहा है तो हाइपोक्सिया कॉज करेगा, हाइपोक्सिया कॉज करेगा तो टिश्यू डैमेज होगा। और ब्लड क्यों कम पहुंच रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप ये केस देखें, आप इस केस में ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट की है ना, ये हार्ट की मसल्स को ब्लड देती है। अब हार्ट की मसल्स को पहुंचने वाला ब्लड अगर कम पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से ये एरिया ऐसा ब्लूइश पड़ गया। ब्लूइश क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई है पूरे एरिया में, बिकॉज इस पर्टिकुलर वेसल से ये एरिया में ऑक्सीजन पहुंचता था, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। क्यों कम पहुंच रहा है? क्योंकि ये ब्लॉकेज है यहाँ पे। तो जब हम कहते हैं ना कि हार्ट में ब्लॉक हो गया है, तो हार्ट में ब्लॉक होने का मतलब यही रहता है, ठीक है, कि कहते हैं ना कि हार्ट की ब्लॉकेज था, पूरा ब्लॉकेज था, फिर ऑपरेशन करके ब्लॉकेज हटाया, तो ये वही ब्लॉकेज है। और इस ब्लॉकेज की वजह से आगे पर्टिकुलर एरिया में हो जाएगा इस्चीमिया, है ना, टिश्यू डैमेज। अब अगर ये हार्ट में होगा तो आप इसको कहोगे मायोकार्डियल इस्चीमिया, क्योंकि ये मायोकार्डियम मतलब हार्ट की मसल्स, तो मसल्स का डैमेज की वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया। और ये अगर ब्रेन में हुआ तो सेरेब्रल इस्चीमिया। अब आप देखें इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो फंक्शनिंग होनी है ब्रेन की, वो फंक्शनिंग में अफेक्ट आएगा ही आएगा। तो दिस इज सेरेब्रल इस्चीमिया। जैसे मैं आप कहते हो ना कि पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक आया है, तो स्ट्रोक का अटैक यही रहता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो अफेक्ट हुआ है। अब इस्चीमिया के बाद एक वर्ड आएगा इन्फेक्शन। देखो दोनों वर्ड आई से शुरू हो रहे हैं और दोनों में फ़र्क है, हालांकि इस्चीमिया लीड्स टू इन्फेक्शन। अब समझो कंडीशन पहले क्या थी कि पहले था पार्शियल ब्लॉकेज, ये कोई ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी ले लो आप, ये पार्शियल ब्लॉकेज हुआ है यहाँ पर, यानी कि ब्लॉकेज हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अभी भी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है। अब जब ब्लड सप्लाई कम हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, तो मायोकार्डियल इस्चीमिया कहलाएगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और ये क्लॉट का साइज़ बढ़ता जा रहा है, अब जैसे जैसे क्लॉट का साइज़ बढ़ता जाएगा इस्चीमिया बढ़ता जाएगा, और एक वक्त हो सकता है ऐसा आ जाए कि ये पूरा का पूरा इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अब ब्लड आगे जा ही नहीं रहा मायोकार्डियम को। तो जब ब्लड आगे पहुंच ही नहीं रहा, उसकी वजह से मायोकार्डियम की अब हो जाएगी डेथ, जिसको कहते हो आप इन्फेक्शन। तो जो टिश्यू डेथ हुई बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, की ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही, ब्लड सप्लाई पहुंच ही नहीं रही, तो जो टिश्यू डेथ, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं, बेसिकली टिश्यू डेथ इज नेक्रोसिस, उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फेक्शन। और वो जो डेथ वाला एरिया बना है, वो जो एरिया डेड हुआ है, उसको आप कहते हो इन्फाक्ट। तो इस्चीमिया और इन्फेक्शन में फ़र्क क्या है कि इस्चीमिया में ब्लड कम पहुंच रहा है तो टिश्यू डैमेज हुआ, उसको आप कहते हो इस्चीमिया। इन्फेक्शन में ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, तो जब ब्लड पहुंच ही नहीं रहा तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी, उसको कहते हो इन्फेक्शन। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन तब हो जाएगा, इनिशियल शुरुआत इस्चीमिया से ही होगी, फिर भी अगर हम ध्यान नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इट विल लीड टू अल्टीमेटली टू इन्फेक्शन। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगेन पहले मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन थी, अब वो ट्रीट नहीं हुआ तो इट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना, आपको सीवीएस में पढ़ाएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एमआई के बारे में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हो। अब देखो सिंपल सी बात है, हार्ट तक जो ब्लड पहुंच रहा था वो ब्लड रुक गया, मायोकार्डियम अब काम नहीं कर रहा। तो जब मायोकार्डियम काम नहीं कर रहा तो जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा था वो ब्लड पंप होना बंद हो गया, तो ये हार्ट अटैक कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ देखो आप इस पिक्चर में, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी, इस कोरोनरी आर्टरी में आपके क्या दिक्कत हो गई, ये पूरा का पूरा जमा हो चुका है प्लाक, और ये प्लाक इतना बड़ा हो गया कि यहाँ देखो यार, ये प्लाक है पूरा, और इस प्लाक के बीच में ये ब्लड क्लॉट, एक सेकेंड में कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लड क्लॉट हो गया यहाँ पे, और ब्लड क्लॉट का रीज़न ही एथेरोमेटस प्लाक ही है। तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो उसकी ही सप्लाई रुक गई कोरोनरी आर्टरी में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसी तरह अगर आपके ब्रेन में हो जाए, सेरेब्रल इस्चीमिया हुआ, उस वक्त ध्यान नहीं दे पाए, विच लीड्स टू सेरेब्रल इन्फेक्शन, अब ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही रुक गई, तो ब्रेन का ये वाला पोर्शन डेथ है ना, जिसको आप कहते हो सेरेब्रल इन्फेक्शन। और इस ब्रेन के पार्ट से बॉडी का जो जो फंक्शन कंट्रोल हो रहा था वो सारा का सारा फंक्शन रुक जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि किसी को पैरालिसिस हो गया था, है ना,
कि आधी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन में क्लॉट हुआ है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेरेब्रल इन्फाक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम लोगों ने इतना अच्छा डिटेल में इस्कीमिया इन्फेक्शन पढ़ ही लिया है तो हाथों हाथ इसका ना शॉर्ट में एक बार ट्रीटमेंट देख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कोरोनरी आर्टरी की ही बात लेते हैं ना। पेशेंट आता है ना अंदर, और पेशेंट के सिम्टम से पता चल रहा है कि पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया है। जैसे आप कहते हैं ना, अंजाइना रहता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट आया, या फिर समझो पेशेंट को हार्ट अटैक ही आ गया और अब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो हम कहते हैं ना कि एंजियोप्लास्टी, डॉक्टर्स ने आपको कहा होगा कि एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो उस एंजियोप्लास्टी का मतलब समझें आप। एंजियोप्लास्टी का एक टाइप होता है जिसे कहा जाता है बैलून एंजियोप्लास्टी। बैलून एंजियोप्लास्टी में हम क्या करेंगे, इसको देखो डायग्राम को अच्छे से सब समझ में आएगा। ये यहाँ वाला पोर्शन, यहाँ पे ये एथ्रोमोटस प्लाक जमा है यहाँ पे। इस प्लाक की वजह से क्या हुआ, इस प्लाक की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई है ना, कम हो गई ब्लड सप्लाई। तो हम क्या करते हैं कि आपकी बॉडी की ब्लड वेसल से ही एक इस तरह का एक जो है वायर इंसर्ट करते हैं, और इसके ऊपर बंधा हुआ रहता है एक बलून यहाँ पे। ठीक है, और इस बलून को हम लेके जाते हैं एग्जैक्ट उस वेसल में। जैसे कोरोनरी आर्टरी की बात कर ली, हम कोरोनरी आर्टरी तक इसको पहुंचाते हैं, और पहुंचाते हैं उस एरिया में जहां पर ये प्लाक जमा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस प्लाक को जब हम इस एरिया में पहुंचे तो इस बलून को फुलाएंगे। बलून इन्फ्लेट किया जाता है, तो जब ये बलून फूलेगा तो इस फूलने की वजह से क्या होगा, ये जितना भी प्लाक है ये प्लाक डिटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपना जो प्लाक डिटैच करने का, प्लाक को तोड़ने का काम था वो तो हो गया अपना काम। लेकिन यहाँ पर जो है एक बार अगर टेंडेंसी हो जाती है प्लाक फॉर्मेशन की, तो उस एरिया में वापस प्लाक का फॉर्मेशन भी वापस हो सकता है। तो इसको पेटेंट बनाने के लिए, इसको हमेशा के लिए जो है पेटेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बलून के ऊपर एक देखो स्टील का जाली दिख रहा होगा आपको, इसको स्टेंट बोलते हैं। तो बलून निकाल लेते हैं, वायर निकाल लेते हैं और स्टेंट को यहाँ पर छोड़ देते हैं, देखो इस तरह से। अब ये स्टेंट पूरी की पूरी सर्कुलर इस तरह से रहती है, तो ये पूरी की पूरी को आर्टरी को इसने क्या कर दिया, इस तरह से सपोर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये आर्टरी वापस कोलैप्स नहीं हो पाएगी और ब्लड फ्लो कभी भी रुकेगा नहीं। इसको कहते हैं हम बलून एंजियोप्लास्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बलून डाला, प्लाक उड़ाया, प्लाक उड़ाने के बाद में वहाँ पे एक जो है स्टेंट डाल दिया। इस जाली को हमने स्टेंट नाम दिया है। अब ये स्टेंट क्या करेगा, इसको कभी भी जो है ब्लॉक होने वापस नहीं देता। तो ये स्टेंट प्लेसमेंट कहलाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये केवल हार्ट में किया जाए, आप बॉडी की किसी भी वेसल में कर सकते हो। जैसे किडनी में क्या करते हैं तो उसको कहा जाता है रेनल स्टेंट। हार्ट में करोगे तो जो है कार्डिक स्टेंट इसको कहा जाता है। फिर अगर समझो, ये तो तब का केस है जब आपका ब्लॉकेज कैसा हो, पार्शल, यानी आपके पास उतना जगह था कि आप बलून इंसर्ट कर सको। लेकिन समझो केस ऐसा है जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है ना ऑक्लूजन हो गया, पूरा का पूरा, है ना। अब ऐसे केसेस में बलून तो इंसर्ट किया नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में एक ही तरीका बचता है कि जो आर्टरी में ब्लॉकेज है उस आर्टरी को ही जो है वो बाईपास किया जाए। कैसे करेंगे, जैसे आप ये देखो, इस वाले एरिया में हमें पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ब्लॉकेज है। ये देखो, ये पिक्चर है कि इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। अब जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर स्टेंट डालना या बलून एंजियोप्लास्टी करना। तो क्या किया हमने, आपकी बॉडी से कहीं और से ब्लड वेसल लिया, ठीक है, और उस ब्लड वेसल को डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये आपने पढ़ा होगा, ये एओर्टा रहता है, आर्च ऑफ एओर्टा जिसको आप कहते हो, यही आपके हार्ट से ब्लड लेके निकलता है। तो यहाँ से हमने एक वेसल जोड़ दी और इस वेसल को जो एरिया ब्लॉक है ना उसका आगे जोड़ दिया यहाँ पर। तो जो पहले ब्लड यहाँ से मिल रहा था मायोकार्डियम को, अभी डायरेक्ट यहाँ से जो है पहुँच गया। यानी हमने क्या किया, हमने जो है वो ब्लॉक्ड एरिया को बाईपास कर दिया। ब्लॉक्ड एरिया को हमने बाईपास कर दिया, तो उसको पीछे रख दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। और बिकॉज हमने यहाँ पे ग्राफ्टिंग की है। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आपका कोई बॉडी पार्ट एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पर वेसल की ग्राफ्टिंग की है, आर्टरी की ग्राफ्टिंग की हमने यहाँ पे, इसलिए वर्ड यूज़ कर लिया बाईपास ग्राफ्टिंग। जो आप लोग कॉमन वर्ड में हम लोग बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में, कि बाईपास किया, हार्ट का बाईपास किया, वो यही होता है। और बिकॉज ये बाईपास आपकी कोरोनरी आर्टरी में हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये पूरा नाम है इसका। और इसको शॉर्ट में कहा जाता है कैबेज। दिस इज कॉल्ड एज कैबेज, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। और आपको समझ में आया होगा कि ये सब क्यों किया जाता है। हम लोग और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो देखो, हम लोग ने आपके लिए एक जॉइन वाला ऑप्शन लाया है,
जिससे आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। हम मेंबर्स के लिए और एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि हम काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल के मेंबर बने। फिर भी अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट हो या सजेशंस हो हमारे लिए तो आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी मेल आईडी पे मुझसे बात कर सकते हो। तो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।